गुड मॉर्निंग। तो आज जो है ये सेट नंबर 86 जो आज टेस्ट हुआ है इसका डिस्कशन एक्चुअली में अगर हम देखें तो इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं सेट नंबर 86 को। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीएस के क्वेश्चन से, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आइए। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है ये एक्चुअली में क्या कह रहा है, निम्न में से किस स्थान पर डच व्यापारियों ने फैक्ट्री की स्थापना की थी। 85 नंबर सेट का भी पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था, डच व्यापारियों के द्वारा किस स्थान पर फैक्ट्री स्थापित की गई थी। कालीकट, पुलिकट, कलकत्ता, तो यहाँ पे पुलिकट होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना है क्या कि जो डच थे ना, डच एक्चुअली में दक्षिण पूर्वी एशिया जो होता है का क्षेत्र है, इंडोनेशिया वगैरह, ठीक है, वहां पे ये काफी अधिक मात्रा में व्यापार करते थे। वहां से ये भारत के साथ व्यापार से जुड़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत का जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट, जनरली वहीं पर इन डचों के द्वारा काफी अधिक संख्या में फैक्ट्री की स्थापना की गई। कुछ पश्चिमी तट पर भी हुई थी लेकिन जनरली पूर्वी तट पर हुई थी। और इसमें से पुलिकट जो उड़ीसा में है, यहां पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। डच की प्रथम जो फैक्ट्री थी, ये अभी कुछ देर पहले ही बताया गया था कि प्रथम फैक्ट्री जो थी 1605 में, ठीक है, ये एक्चुअली में मुसलीपट्टनम में स्थापित हुई थी, मुसलीपट्टनम में। और यहां ध्यान रखना है कि भारत के कई क्षेत्रों में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, जैसे चिंसुड़ा, चिंसुड़ा, पटना, कासिम बाजार, कासिम बाजार, कराईकल, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे। इसी में से पुलिकट आ गया। पुलिकट, इन क्षेत्रों में डच ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। इन सब क्षेत्रों में सूरत भी आएगा, वहां भी इन्होंने स्थापित की थी, सूरत आदि, ये सारे क्षेत्र थे। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पास बन के आ सकता है और इसका ध्यान रखना है, जो आंसर होगा वो कुछ आंसर इसी तरह से होगा, ठीक है। क्या, चिंसुड़ा हो गया, पटना हो गया, कासिम बाजार, कराईकल हो गया, पुलिकट हो गया, सूरत हो गया, इन सभी क्षेत्रों में डच व्यापारी जो है इनकी फैक्ट्री स्थापित की गई थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से पूर्वी तट पर इनका जो है सारा का सारा फैक्ट्री स्थापित था, कुछ ही पश्चिमी तट पर था। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या निकल के आ गया, वो बी निकल के आ गया। फर्स्ट का करेक्ट जो आंसर है वो निकल के आया बी, ठीक। आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड की तरफ, पलासी युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। पलासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, 1757 में, 1757 में। ध्यान दीजिएगा, पलासी का युद्ध जो है ये एक्चुअली में बंगाल के नवाब, बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज के मध्य लड़ा गया। अंग्रेजों में नेतृत्व किया था किसने, क्लाइव के द्वारा, ठीक है, क्लाइव ने इसमें नेतृत्व किया था, के बीच लड़ा गया। रिजल्ट क्या निकला, सिराजुद्दौला की हार हुई। सिराजुद्दौला जो है कि हार हुई इसमें, अंग्रेज जीत गए थे। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, इस पे भी क्वेश्चन आता है, सेनापति वो मीर जाफर था। इसी की गद्दारी के कारण से जो अंग्रेजों से जाके मिल गया था, ठीक है, सेनापति मीर जाफर था। ये भी ध्यान रखिएगा कि मीर जाफर का बेटा जो था, मीर जाफर का बेटा मीरन के निर्देश पर मोहम्मद बेग के द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई थी, ठीक है, सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई थी। तो कुल मिला के सिराजुद्दौला की कहानी खत्म करने में मीर जाफर का बेटा था मीरन, और मीरन ने खुद नहीं मारा था, जिस व्यक्ति के द्वारा मरवाया गया था वो था मोहम्मद बेग के द्वारा इसको मरवाया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1757 की लड़ाई जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के मध्य लड़ी गई, क्लाइव के मध्य, जिसमें हार हुई थी। और ये सबसे महत्वपूर्ण एक युद्ध था। बाद में चल के 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, बक्सर की लड़ाई जो कि अंग्रेजों की एक निर्णायक लड़ाई मानी जाती है। अंग्रेजों के लिए
एक निर्णायक लड़ाई मानी जाती है। निर्णायक लड़ाई मानी जाती है, ठीक है, लड़ाई मानी जाती है। यहां भी ध्यान रखना है कि सिराजुद्दौला से संबंधित एक घटना पर क्वेश्चन आता है। सिराजुद्दौला से संबंधित एक घटना जो ब्लैक हॉल की घटना थी, ब्लैक हॉल की घटना, ये उसी से संबंधित है। और इसकी जो चर्चा है वो करने वाला जो अधिकारी था वो एक इतिहासकार था, हालबेल। हालबेल ने इसकी चर्चा की है कि जब सिराजुद्दौला ने लगभग 146 लोगों को, जो अंग्रेज थे, एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, ठीक है, तो मात्र उसमें से 22 या 23 लोग ही जिंदा बचे थे, बाद बाकी सारे मर गए थे। ये ब्लैक होल की घटना कहलाती है, ठीक है, ब्लैक होल की घटना कहलाती है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर सेकंड का क्या निकला? बी निकला। सेकंड का करेक्ट आंसर आपके पास बी निकला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन मानी जाती है? अभी चर्चा हुई, बक्सर का युद्ध 1764, ठीक है। इसमें से 3 भारत की शक्तियां, एक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, दूसरा अवध का सुजाऊ दौला, और तीसरा मीर कासिम, ठीक है। ये 3 शक्ति मिलके लड़ाई लड़ती है और एक तरफ होते हैं कौन? अंग्रेज के मध्य ये लड़ी गई और इसमें अंग्रेज विजयी रहे और इसके बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत पर एक तरह से कहें तो कब्जा कर लिया। तो जो बक्सर का युद्ध है ये एक्चुअली में निर्णायक युद्ध माना जाता है 1764 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब जो है वो पुनः बना दिया गया था, किसको? मीर जाफर को। यहां ध्यान रखना है, मीर कासिम नवाब जब था तब था वो, जब उसने बंगाल से राजधानी मुंगेर लेके आ गया था, उसके बाद अंग्रेजों का वो विरोधी हो गया था, फिर वो अवध के सुजाउदौला के पास चला गया, तब जाके बंगाल का नवाब अंग्रेजों ने मीर जाफर को नियुक्त कर दिया था। तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब एक्चुअली में कौन था? तो वो मीर जाफर था, ठीक है। बंगाल का जो नवाब था वो कौन था? मीर जाफर था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहां पर ये हो गया। 1765 ईस्वी में जो है वो इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, और इस संधि के तहत जो है बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी जो है वो किसको प्राप्त हो गई थी? अंग्रेज को प्राप्त हो गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से अंग्रेज ने यहीं से शासन की शुरुआत की। थर्ड का करेक्ट आंसर आपके पास क्या निकलेगा? ए निकलेगा। थर्ड का करेक्ट आंसर जो है ए निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम चले, किस ब्रिटिश जनरल ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों का सर्वोत्तम और सबसे बहादुर नेता बताया है? तो वो ह्यूरोज है। ह्यूरोज जो था ये एक्चुअली में झांसी को ही नियंत्रित करने के लिए गया था। कब? 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के जो विद्रोह के समय, जिसने झांसी की रानी को नियंत्रित किया, फिर उसकी मौत हो गई लक्ष्मीबाई की, वो एक्चुअली में ह्यूरोज के टाइम पर ही हुआ था, ठीक है, ह्यूरोज के टाइम पर हुआ था। तो इसलिए ह्यूरोज के द्वारा कहा गया था कि सबसे बहादुर नेता, और सभी मर्दों में अकेली मर्द जो थी वो रानी लक्ष्मीबाई ही थी झांसी से। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है, दिल्ली की अगर बात करें हम, दिल्ली की, तो निकोलसन एवं हडसन ये 2 अधिकारी थे 1857 में दिल्ली में विद्रोह को नियंत्रित करने वाले। लखनऊ की बात करें, लखनऊ की, तो कैंपबेल तथा लॉरेंस, ये 2 अधिकारी थे, कैंपबेल तथा लॉरेंस। कानपुर की बात करें तो यहां पे कैंपबेल आएगा, कैंपबेल। जगदीशपुर की बात करें, जगदीशपुर, या कुल मिला के हम बिहार कह दें इसको, बिहार, ठीक है, तो विलियम टेलर तथा विंसेंट आयर, ये अधिकारी थे जिन्होंने यहां पे विद्रोह को नियंत्रित किया था, ठीक है।
ये चारों आप याद रखेंगे। ध्यान रखिएगा कि झांसी में कौन था, ह्यूरोज था, ठीक है, झांसी में ह्यूरोज, ग्वालियर में भी ह्यूरोज ही था। इस तरह से 4 का करेक्ट आंसर आपके पास क्या निकल के आया, सी निकल के आया। 4 का करेक्ट आंसर निकल के आया सी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, किसने यह आह्वान किया कि पुनः वेदों को अपनाया जाए, पुनः वेदों को की ओर लौटो, ये नारा था दयानंद सरस्वती का 1875 में, जिन्होंने दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्हीं का ये नारा था कि पुनः वेदों को की ओर लौटा जाए, वेदों को अपनाया जाए, ठीक है ये। और इस आर्य समाज के द्वारा एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया था। शुद्धि आंदोलन, सीधा क्वेश्चन आएगा, सीधा उसका आंसर। शुद्धि आंदोलन का मतलब यह था कि जो हिंदू किसी और धर्म में चले गए हैं, पुनः उनको हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा, तो ये चलाया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। हिंदी में इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक थी। सत्यार्थ प्रकाश ये स्वामी दयानंद की पुस्तक थी, ठीक है, जो हिंदी में लिखी गई थी, हिंदी में लिखी हुई पुस्तक थी। इसके साथ साथ इन्होंने महिलाओं तथा निम्न वर्ग के लोगों के लिए भी संस्था ने काम किया था। निम्न वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए भी, लोगों के उत्थान के लिए इसने काम किया, उत्थान के लिए इस संस्था ने काम किया, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ज्योतिबा फूले इसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी, जो मुख्य रूप से दलित एवं छूत से संबंधित लोगों को मुख्य धारा में लाने से संबंधित थी, मुख्य धारा में लाने से संबंधित थी। तो इस प्रकार से ज्योतिबा फूले का सत्यशोधक समाज था और दयानंद सरस्वती का आर्य समाज था। करेक्ट आंसर 5 का क्या निकला, ए जो है करेक्ट आंसर है 5 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कौन सा युग्म सही नहीं है। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ, महात्मा गांधी एकमात्र इसमें अध्यक्ष बने, सही है। कलकत्ता अधिवेशन 1928 में हुआ था, सरोजनी नायडू नहीं थी, गलत है ये कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एक्चुअली में करने वाले जो थे वो थे मोतीलाल नेहरू। और यहीं पे जो है नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। नेहरू रिपोर्ट जो है भारत के लिए एक संविधान, इसको प्रस्तुत किया गया था इसी अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस, इसमें कोई डाउट नहीं है। सरोजनी नायडू की जहां तक बात है तो 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, कानपुर अधिवेशन है, उस अधिवेशन में सरोजनी नायडू जो है वो अध्यक्ष बनी थी। सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, ये बनाई गई थी। प्रथम अध्यक्ष की, जहां तक प्रथम महिला अध्यक्ष की बात होगी, प्रथम महिला अध्यक्ष की, तो वो थी एनी बेसेंट, कांग्रेस की एनी बेसेंट। और ये कब थी, एनी बेसेंट थी 1917 में, सॉरी कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में। तो ये एक्चुअली में पॉइंट है 6 का। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था। अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने बेगिंग इंस्टीट्यूशंस इसको कहा था, किसने, अरविंद घोष ने। तिलक ने कहा था कि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टड़टड़ाने से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस के बारे में ऐसा कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, यह स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। उसके बाद एक और देखें तो कांग्रेस अधिवेशन 3 दिनों का तमाशा है, 3 दिनों का तमाशा है। ये एक्चुअली में कहने वाले थे अश्वनी कुमार दत्त ने इस बात को कहा था, कुमार दत्त ने इस पॉइंट को कहा था, ठीक है, कि 3 दिनों का तमाशा है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद डफरिन के द्वारा क्या कहा गया था, डफरिन यह यानी कांग्रेस
सूक्ष्म यानी कुछ, मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। करने वाली संस्था है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ अलग अलग स्टेटमेंट कांग्रेस के द्वारा समय समय पर दिया गया था। तो 7 का करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकला? सी निकला। 7 का करेक्ट आंसर जो है वहां पर निकला सी। सी, ठीक है, सी जो है यहां पे करेक्ट आंसर है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जो जन गण मन है सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? ये भारत विधाता नाम से प्रकाशित हुआ था। करेक्ट आंसर यहां पर भी है। याद रखिएगा कि जो जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत थी वो प्रकाशित हुआ था भारत विधाता नाम से। और 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का, इस कलकत्ता अधिवेशन में बिशन नारायण धर के अध्यक्षता में अध्यक्ष थे। वहां पर जो है प्रथम बार जो है ये जन गण मन गाया गया था। जन गण मन जो है वो गाया गया था। ठीक है, पहली बार क्या? कलकत्ता। और 1896 ये भी कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन। रहमतुल्ला सयानी अध्यक्ष थे। और यहां पर पहली बार प्रथमतः क्या गाया गया था? वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम। जिस वंदे मातरम की रचयिता कौन थे? वंदे मातरम के रचयिता जो थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी थे, है ना, चटर्जी थे। तो कुल मिला के क्वेश्चन का आंसर आपके पास निकल के आया बी। 8 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। करेक्ट आंसर हो गया बी। बी। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। अध्यारोपित पूर्ववर्ती अवशिष्ट। देखिए, एक्चुअली में भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वो एक्चुअली में ड्रॉ किया गया है। पहले से कोई सीमा रेखा तो थी ही नहीं, तो ये अध्यारोपित कहलाएगा। ठीक है, अध्यारोपित मतलब उसको ड्रॉ किया गया उसको। और ये जो सीमा रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, ये रेड क्लिफ कहलाती है। रेड क्लिफ लाइन कहलाती है भारत और पाकिस्तान के बीच। अगर हम भारत चीन के बीच बात करें, भारत चीन के मध्य, तो भारत चीन के मध्य जो सीमा रेखा है इसको हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। मैकमोहन रेखा इसको कहा जाता है। क्या? मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत चीन। अच्छा, भारत अफगानिस्तान के मध्य भी कुछ हो सकता है। हालांकि भारत अफगानिस्तान नहीं होगा, वो देखा जाए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान होगा। बस भारत उसमें हम लिख सकते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के मध्य जो है वो एक्चुअली में डूरंड रेखा जो है, डूरंड लाइन जो है वो आपके पास लिखा जाएगा। ठीक है, लिखा जाएगा। यहां ध्यान रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी सीमा जो है वो एक्चुअली में किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ है। इस तरह से अगर हम देखें तो सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के बाद चीन आता है। चीन के बाद पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान के बाद नेपाल। नेपाल के बाद म्यांमार। म्यांमार के बाद भूटान। और सबसे छोटा आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ये कुल मिला के 106 ही किलोमीटर की बॉर्डर जो है अफगानिस्तान के साथ हमारी लगती है। और ये केवल और केवल लद्दाख के क्षेत्र में जोड़ा जाता है। ठीक है, लद्दाख में लगता है। इस प्रकार से 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान के मध्य था। ये एक अध्यारोपित सीमा था। 9 का करेक्ट आंसर क्या निकला? ए निकला। 9 का करेक्ट जो आंसर है वो ए निकला। ठीक है, हाँ, प्रभाकर कुमार कहना है कि 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के है। ये भी बात सही है, बिल्कुल सही। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ है। 4096 किलोमीटर सबसे अधिक है। ठीक है, मैक्सिमम है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? ये एक अल्टर टाइप का क्वेश्चन पूछ रखा है। पारसनाथ पहाड़ी
ऊंचाई थोड़ा याद करना टफ काम होता है, वैसे 1365 मीटर आप याद रखेंगे पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है। ये पारसनाथ पहाड़ी किसका हिस्सा है? तो ये एक्चुअली में छोटा नागपुर जो है, छोटा नागपुर पठार जो है, पठार का हिस्सा है। और ये छोटा नागपुर पठार के पूर्वी हिस्से में स्थित है। हिस्से में क्या है? ये स्थित है पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है, छोटा नागपुर पठार की बात हम करें तो झारखंड आ जाएगा, तो यहां पर ये स्थित है। तो कुल मिला के करेक्ट आंसर से निकला 1365। अच्छा, इसमें से देखिए अगर पूछा जाए कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी, बिहार की सबसे अगर ऊंची चोटी की बात की जाए, एक तो हमारा जो राज्य है वो मैदानी काफी ज्यादा है। ठीक है, अधिकांश इसका जो एरिया है मैदानी है, कुछ ही एरिया पहाड़ी है। तो सबसे ऊंची चोटी जो है ये सोमेश्वर किला होगा, सोमेश्वर किला। ठीक है, ये 874 मीटर जो है ये ऊंचा है। और ये सोमेश्वर किला किसका हिस्सा है? ये जो है सोमेश्वर श्रेणी का हिस्सा है। सोमेश्वर श्रेणी का हिस्सा है और मुख्य रूप से ये पश्चिमी चंपारण के साथ जुड़ा हुआ है। बिहार का जो इलाका है पश्चिमी चंपारण, उसके साथ ये जो है जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 10 का करेक्ट आंसर हमारे पास सी निकल के आया। करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास क्या आ गया? सी आ गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? देखिए, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ में है, यहां तक तो लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा ज्यादा काबिल बनाया गया है। दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में, ये एक्चुअली में उत्तर में है। तो करेक्ट आंसर आपका सी है। हालांकि केदारनाथ मंदिर से भी क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है, इससे कोई विवाद की बात नहीं है। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि भारत की सबसे लंबी जो ग्लेशियर ये एक्चुअली में काराकोरम श्रेणी में है। काराकोरम श्रेणी में है, यहां ध्यान दीजिएगा। काराकोरम श्रेणी में ही भारत के अधिकांश ग्लेशियर है, जिसमें एक तो सियाचिन हो गई। सियाचिन ये सबसे लंबी है। ठीक है, लगभग 76 किलोमीटर की लंबाई वाली ये एक्चुअली में ग्लेशियर है। ठीक है, सियाचिन। इसके बाद अगर हम देखें यहीं पर काराकोरम में ही, तो बियाफो, ठीक है, बाल्टोर, बियाफो, हिस्पार, ठीक है, ये सभी जो हैं ये एक्चुअली में ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी का ही हिस्सा है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी का ही एक्चुअली में ये हिस्सा है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और भी यहां पे ध्यान रखना है कि इसमें से एक रीमो जो है, रीमो ग्लेशियर ये एक्चुअली में जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, और गंगोत्री जो ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर ये एक्चुअली में कुमायूं कहें या उत्तराखंड कहें, कुमायूं के इलाके में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये बात को ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में एक्चुअली में रखना है। ठीक, ये पॉइंट है। अब उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं जरा। नेक्स्ट पे इतने ग्लेशियर के नाम को आप याद रखेंगे। ठीक है, इतने ग्लेशियर के नाम को आपको याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप केमोरिन के मध्य स्थित है? देखिए, कृष्णा डेल्टा की बात हुई है। कृष्णा डेल्टा है तो पूर्वी क्षेत्र होगा, पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी तट की बात करें वहीं पे होगा। कृष्णा डेल्टा तो पूर्व की ओर डेल्टा बनाती है। तो क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं भी पता हो तो हम यहां से आइडिया थोड़ा लगा सकते हैं। ठीक, अब यहां समझिए बात को। जो भारत का पश्चिमी तट है उसके अलग अलग नाम क्या होते हैं भारत के पश्चिमी तट का? जैसे आप अगर देखें, गुजरात से गोवा तक कहता है कोंकण तट कहलाता है। ठीक है, गोवा से मैंगलोर जो है वहां तक का कन्नड़ तट कहलाता है। कन्नड़ तट। मैंगलोर से कन्याकुमारी का जो तट है वो एक्चुअली में आपके पास कहलाता है मालाबार तट कहलाता है। ये हो गया पश्चिम। अगर हम पूर्वी तट की बात करें, पूर्वी तट की, तो यहाँ पे ओडिशा से लेके आपके पास ओडिशा से आंध्र प्रदेश तक का जो है सिस्टम, ये आपका कहलाता है उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार
उत्तरी सरकार, और आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक का जो क्षेत्र है, तमिलनाडु तक का जो तटीय मैदान है, तटीय क्षेत्र है, वो एक्चुअली में कहलाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, और यही वो कोरोमंडल तट है, सबसे नीचे है। और यहाँ कैप कैमोरिन जो कन्याकुमारी के बिल्कुल नीचे की तरफ से है, ठीक है, लेकिन पूरब के हिस्से में है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? कोरोमंडल तट। ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। 12 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। कोरोमंडल तट पर ही जो है ये एक्चुअली में कौन सा कृष्णा डेल्टा और कैप कोमोरिन के मध्य स्थित है, तो कोरोमंडल होगा। कंफ्यूज नहीं करना है, कन्याकुमारी मालाबार में भी है, लेकिन ये पश्चिमी तट है, वहां कृष्णा डेल्टा की बात हो रही है, पूर्वी तट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है वो आपके पास क्वेश्चन जो है वो ए आ जाएगा। तो 12 का करेक्ट आंसर है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। अंडमान व निकोबार कहाँ है? अंडमान निकोबार क्या है ये? बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, समूह ही है, 2 ही द्वीप तो है नहीं। अरब सागर का द्वीप समूह तो लक्षद्वीप कहलाता है, लक्षद्वीप कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप हैं, 572 द्वीप हैं। 572 में से 36 द्वीप जो है, 36 द्वीप पर मानव निवास है, मानव निवास है, बाद बाकी कुछ नहीं है, खाली खाली है। दूसरी बात ये 10 डिग्री चैनल जो होता है, चैनल वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ये भी याद रखिएगा। निकोबार से अलग करता है कौन? 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। उसके बाद दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान, लघु अंडमान, ठीक है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को दक्कन जो पासेस है, पासेस वो एक्चुअली में अलग करता है। यहां पर एक बात और ध्यान रखना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन ज्वालामुखी स्थित है, याद रखिएगा। दक्षिण एशिया मैंने लिख दिया तो भारत भी उसमें आ गया, भारत का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यही होगा। इसके साथ साथ नारकोंडम जो सक्रिय नहीं है, नॉन एक्टिव है, नॉन एक्टिव सुसुप्त कहते हैं इसको, ये भी कहां है? ये भी इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, निकोबार पर है। इतनी बात को याद रखेंगे, क्वेश्चन आपके पास निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 13 का जो करेक्ट आंसर हमारे पास बी आया, 13 का जो करेक्ट आंसर हमारे पास बी आया, ठीक है। ठीक, यहां पर डंकन पास है, ये डंकन, फिर से मैं लिख देता हूं, डंकन पासेस है ये, ठीक है, पासेस है, पासेस है। 13 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। भारत के संदर्भ में डीडवान, कुचामान, सरगोल, खाटू किनके नाम है? ये एक्चुअली में उन झीलों के नाम है जिस झील का पानी सॉल्टी है, नमकीन है। करेक्ट आंसर होगा लवण झील। करेक्ट आंसर क्या होगा? लवण झील। सॉल्टी झील जो है उसको हम इस तरह के नामों से जानते हैं। जहां तक बात हो गई मैंग्रोव क्षेत्र की, मैंग्रोव क्षेत्र सबसे अधिक कहां है? सबसे अधिक जो है वो बंगाल में है। बंगाल जब बोलते हैं तो इसका मतलब पश्चिम बंगाल होता है, और पश्चिम बंगाल में जो फेमस मैंग्रोव है इसको सुंदरबन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नाम के पेड़ों की दिखता होती है, सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। मैंग्रोव की खास बात, इसको गरान के नाम से भी जानते हैं, क्या होता है? इसकी जो पेड़ होती है ना, पेड़ वो मिट्टी, पेड़ की जड़ जो होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है, जिसके कारण से मिट्टी का कटाव नहीं होता है। दूसरी बात ये, जैव विविधता जो होती है वो काफी अधिक यहाँ पे होती है, जैव विविधता यहाँ अत्यधिक पाई जाती है, मैंग्रोव की सबसे खास बात यह है। और दलदली क्षेत्र भी है, यहाँ पे काफी अधिक होते हैं, दलदली क्षेत्र अधिक होते हैं, तो इसलिए मैंग्रोव काफी महत्वपूर्ण होता है। 14 का करेक्ट आंसर क्या निकला? सी निकला। सी जो है 14 का करेक्ट आंसर है। मैंग्रोव पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसके पेड़ की खास विशेषता, तो इसके पेड़ की खास विशेषता नहीं, पेड़ की जड़ जो होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है जो मिट्टी को पकड़ के रखती है और मिट्टी का कटाव नहीं होता है, यही बात ध्यान में रखना है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? याद रखिएगा, भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून है वो हमारे पास दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, तो करेक्ट आंसर ये होगा।
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये मानसून जो है कुल मिला के 1 जून से प्रारंभ होता है, 1 जून से प्रारंभ होता है, हमारे देश में अब लौट चुका है। और ध्यान रखिएगा कि यहां पर मानसून पूर्व वर्षा भी होती है, जिससे भारत लगभग 10% वर्षा प्राप्त करता है। मानसून पूर्व वर्षा, इस मानसून पूर्व वर्षा को नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। कहां? ओडिशा में। ओडिशा में इसको नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। काल बैसाखी कहां कहते हैं इसको? बंगाल में इसी को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। उसके बाद आम्र वर्षा कहते हैं। कहां? आम्र वर्षा, आमों के पेड़ों पे फूल आ जाता है, केरल में। केरल में चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा कहां कहा जाता है? कॉफी वर्षा, तो ये कहा जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक किसको? मानसून पूर्व वर्षा को, जो 1 महीने की होती है। मानसून की जो वर्षा होती है, मानसून वर्षा, वो बीच मध्य भाग में होती है और इससे कुल लगभग 70% जो है ये वर्षा, 73% वर्षा प्राप्त होती है भारत की। और लौटता मानसून जो है, लौटता मानसून, ठीक है, इससे कुल मिला के लगभग 13% वर्षा प्राप्त होती है। 13% वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इसका करेक्ट आंसर है। 15 का करेक्ट आंसर आपके पास क्या है? ए है। ए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। 15 का करेक्ट आंसर आपके पास क्या है? ए आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहां पाया जाता है? तो एक फैक्ट है, आंसर है उत्तर प्रदेश। क्षारीय क्षेत्र मतलब मिट्टी का जो प्रकार है वो मुख्य रूप से क्षारीय बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता है। ये एक्चुअली में उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक है। 16 का करेक्ट आंसर क्या है? बी जो है 16 का करेक्ट आंसर है। अब आइए, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? लंबाई की न्यूनतम इकाई, माइक्रोन तो काफी छोटा हुआ 10⁻³ मीटर। ठीक है। नैनोमीटर हुआ 10⁻⁻9 मीटर। नैनोमीटर, आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो बनाए जाते हैं आज के समय में, ये सारे इंस्ट्रूमेंट नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं। किस पर? नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं। टेक्नोलॉजी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा, आज का सारा जो टेक्नोलॉजी है वो किस पर है? तो नैनो पर है। फर्मी मीटर, यानी 1 फर्मी मीटर में 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो कुल मिला के सबसे छोटा तो यही रहा, 15 वाला। करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी जो है करेक्ट आंसर। सबसे छोटी इकाई क्या है लंबाई की? यही है। अच्छा, लंबाई की कई और भी इकाई होती है। बड़ी इकाई, बड़ी इकाई की बात अगर हम करें तो क्या क्या हो जाएगी? जैसे प्रकाश वर्ष, ये भी उसी की है, प्रकाश वर्ष। ठीक है। दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, या इसको हम एयू कहते हैं, यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये भी प्रकाश की सबसे बड़ी होती है। एक पारसेक होती है, ये भी एक्चुअली में प्रकाश, ये जो है लंबाई की सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, ये सब तो यहां पे ठीक। तो इस तरह से बड़ी इकाई 3 ये हो गई, छोटी में फर्मी आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। 18 की तरफ, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए लक्स मीटर का उपयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, एनीमोमीटर से वायु की गति नापी जाएगी, वायु की गति नापी जाएगी। कैलोरीमीटर से उष्मा की मात्रा नापी जाएगी, उष्मा की मात्रा नापी जाएगी। बोलोमीटर जो एक इंस्ट्रूमेंट होगा, बोलोमीटर, उससे क्या मापा जाएगा? तो बोलोमीटर से मापा जाता है प्रकाश विकिरण की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी, ये नापी जाती है। किससे? बोलोमीटर से। ठीक है। हाइग्रोमीटर जो होगा उससे आर्द्रता नापी जाएगी, आर्द्रता। हाइड्रोमीटर जो होगा उससे क्या नापा जाता है? हाइड्रोमीटर, घनत्व, यानी डेंसिटी। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे। करेक्ट आंसर 18 का क्या निकला? लक्स मीटर निकला, जिससे प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और प्रकाश विकिरण की तीव्रता, यानी कितना टेम्परेचर है प्रकाश में, हीट कितना है, वो बोलोमीटर से मापा जाता है। बोलोमीटर से मापा जाता है। तो करेक्ट आंसर सी आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 19। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि? तेल को जब हम पानी पर डालते हैं तो उसके ऊपर फैल जाता है, क्यों फैलता है ये पूछ रहा है।
इसलिए फैलता है क्योंकि तेल का तल जो है वो तनाव पानी से कम है। यहां पे चर्चा सरफेस टेंशन की हुई है, पृष्ठ तनाव की। ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ तनाव जो है अधिक अगर होगा, अधिक, तो द्रव कम फैलेगी, द्रव कम फैलेगी, कम फैलेगी। और अगर पृष्ठ तनाव कम होगा तो द्रव अधिक फैलेगी, द्रव क्या होगी, अधिक फैलेगी। ये एक्चुअली में पॉइंट होता है, ठीक है। ये दूसरी बात, ये सरफेस टेंशन, उससे इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया। सरफेस टेंशन जो है इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है द्रव के अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल, ससंजक बल जो होता है उसके कारण से जो है क्या होता है, ये सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 19 का क्या निकला, सी निकला। करेक्ट आंसर 19 का सी निकला। उसके बाद आइए 20 पर। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। देखिए, रेडियो सक्रियता की जब घटना होती है, रेडियो सक्रियता, कई पदार्थ होते हैं रेडियो सक्रिय, उनमें से 3 प्रकार के रेडिएशन निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा का मतलब होता है हीलियम कण, हीलियम कण अल्फा का मतलब, तो हीलियम कण तो होता है He2 और 4। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 धन आवेश, ठीक है, 2 धन आवेश इस पर होते हैं, इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। बीटा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को आप कैसे दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन को आप दिखाते हैं कैसे, E-10, तो इस पे चार्ज क्या हो जाता है, इस पे हो जाता है चार्ज क्या, नेगेटिव। तो हीलियम का एक परमाणु जो है, एक नाभिक, वो अल्फा के बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। ये यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा कि एक परमाणु के नाभिक, यही एक्चुअली में अल्फा कण कहलाता है, हीलियम के बराबर, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर भेदन क्षमता की बात करें, पेनेट्रेटिंग पावर, तो भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है गामा की, फिर बीटा की, फिर अल्फा की। और अगर आयनन क्षमता की बात करें, आयनन क्षमता, आयोनाइजिंग पावर, आयोनाइजिंग पावर, तो ये होगी सबसे अधिक अल्फा की, फिर बीटा की, और फिर किसकी होगी, गामा की होगी। तो करेक्ट आंसर 20 का क्या निकला, बी निकला। 20 का करेक्ट आंसर क्या निकला, बी निकला। 21 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, डिसेलिनेशन यानी अलवणीकरण, जब सॉल्टेड चीज को हटाना है तो समुद्री जल से, समुद्री जल में नमक होता है और उससे हटाया जाएगा तो अलवणीकरण कहलाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस किसमें, पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर को रिवर्स ऑस्मोसिस से जुड़ाया जाता, प्रोसेस से गुजार कर, जिसको हम कहते हैं आरओ, तो आरओ वाला प्रोसेस किसमें होगा, पानी को साफ करने में, ताकि पिया जाए। पॉस्चुरीकरण चाय में नहीं होता है, बल्कि पॉस्चुरीकरण दूध में होता है, ठीक है। इसकी खोज जो है लुईस पास्चर के द्वारा की गई थी, लुईस पास्चर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इसमें क्या कहा गया था कि अगर दूध को, कच्चा दूध जो होगा, अगर इसको 61 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधे घंटे, ठीक है, या इसी दूध को 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके और फिर उसको ठंडा कर लिया जाए, ठंडा करके पैकेट में बंद कर दिया जाए, तो ये 22 से 24 घंटे तक, 24 घंटे तक उपयोग लायक रहता है, उपयोग लायक रहता है। इसी को एक्चुअली में कहा जाता है क्या, पॉस्चुराइजेशन, ठीक है। तो इसका सीधा संबंध किससे है, दूध से है। ये टाइम 61 डिग्री आधे घंटे, या ये नहीं कर सकते हैं तो 71 डिग्री पे गर्म कीजिए 15 से 30 सेकंड तक, और दूध को फिर सीधे ठंडा कीजिए, पैकेट में बंद कीजिए, वही दूध जो है 1 दिन तक लगभग यूज करने लायक रहेगा। ये किसने कहा था, ये कहा था एक्चुअली में लुईस पास्चर ने, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 22, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा क्या कहलाती है, ये जेरोंटोलॉजी कहलाती है। ओल्ड की स्टडी क्या कहलाती है, जेरोंटोलॉजी, वृद्धावस्था उससे संबंधित स्टडी, ठीक है। ऑन्कोलॉजी तो है, इसमें होता है स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी किसका होता है, कैंसर की स्टडी की जाती है, कैंसर की स्टडी की जाती है, ठीक है, ऑन्कोलॉजी। और टेरोटोलॉजी में क्या होता है कि जन्म से संबंधित जो विकार होता है, कोई समस्या,
किसी बच्चे को जन्म से संबंधित कोई समस्या है, विकार, उसका अगर अध्ययन करना हो तो वो एक्चुअली में क्या कहलाता है, वो टेरेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर 22 का क्या निकला, सी निकला। करेक्ट आंसर 22 का निकला सी। सी जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद आइए 23 पे, कौन सा कथन सही है। प्रायस लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं, आर द स्मॉलेस्ट सेल्फ लिविंग सेल। स्मॉलेस्ट सेल्फ लिविंग सेल्स माइकोप्लाज्मा होता है। ध्यान दीजिएगा, माइको जो प्लाज्मा है ये सबसे छोटा जीवित कोशिका या सूक्ष्मजीव हम कहते हैं इसको। जीवित कोशिका कौन है, माइकोप्लाज्मा। ये पॉइंट गलत है, सही नहीं है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। कोशिका भित्ति पहली बात उसमें होती ही नहीं है, ये भी पॉइंट गलत है। माइकोप्लाज्मा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति तो होती नहीं है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट गलत है। दूसरा, माइकोप्लाज्मा जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जीवाणु तथा विषाणु यानी बैक्टीरिया और वायरस के बीच का जीव होता है। विषाणु के मध्य का जीव है, मध्य का जीव होता है, जीव है। और ये कोशिका किस प्रकार की है, तो प्रोकैरियोटिक्स कोशिका होती है, जिसमें न्यूक्लियस का अभाव होता है, न्यूक्लियस का डेवलपमेंट नहीं होता है। और माइकोप्लाज्मा की एक बात यह है, इसमें 70S राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, ये भी याद रखना है, राइबोसोम होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा पर क्वेश्चन आता है, इसलिए इतने पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ठीक है। अच्छा, दोनों तो गलत हो गए, पूछ रहा है सही कौन है, तो सी ही बचा एक कि विषाणु समवायराइड एकल तंतु आरएनए, जो वायरस होता है उसमें एक्चुअली में क्या होता है, आरएनए होता है, आरएनए से एक्चुअली में ये बना होता है, ठीक है, आरएनए से ये बना होता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकला, सी निकला। सी 23 का करेक्ट आंसर आया। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बच्चा का जन्म होगा। देखिए, क्रोमोसोम की कुल संख्या अगर हम देखें तो वो 46 होता है। 46 मतलब 23 पेयर्स होते हैं। उस 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स जो हैं, पेयर्स वो मेल तथा फीमेल में सेम होते हैं, मेल तथा फीमेल में दोनों में सेम होते हैं। एक अलग होता है और वही जो एक जोड़ा अलग होता है वो लड़की और लड़के के जन्म का कारण बनता है। करेक्ट आंसर यहां पर जो है वो है कि पुरुष का Y स्त्री का X, ठीक है, पुरुष का Y और स्त्री का X ये अगर मिलेगा तो ये आपके पास क्या बनेगा, बच्चे का जन्म होगा, ठीक है, बच्चे का जन्म होगा। और दोनों का XX मिल जाएगा तो क्या होगा, बच्ची का जन्म होगा। तो करेक्ट आंसर 24 का क्या निकला, सी निकला। क्रोमोसोम जो होते हैं ये एक्चुअली में गुणसूत्र होते हैं, जो गुणों को ट्रांसफर करते हैं माता से पिता से, किसमें, बच्चों में। 24 का करेक्ट आंसर सी निकल के आया, सी निकल के आया। आइए क्वेश्चन नंबर, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं करंट अफेयर्स की ओर। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है, तो करेक्ट आंसर होगा यूएनओडीसी। यूएनओडीसी ड्रग से संबंधित संस्था है, ठीक है, और वो ड्रग रिपोर्ट को जारी करती है। तो करेक्ट आंसर 33 का क्या निकला, सी निकला, सी निकला। हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष करने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, तो क्या आंसर, के राधाकृष्णन। अभी काफी विवाद हुआ था नीट मेडिकल को लेकर, तो यहां पर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी कि कैसे एनटीए अपना काम सही से करेगा। हाल ही में खबरों में रहा K2-18 भी क्या है, एक एक्सोप्लैनेट है, सोलर मंडल से, हमारे सौर मंडल से बाहर का प्लेनेट, जिसके बारे में भी खोजा गया है। ये एक्सोप्लैनेट K2-18 भी है, ठीक है, ये क्या है, एक एक्सोप्लैनेट है, एक्सोप्लैनेट है ये। उसके बाद आइए, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया था, तो ये था 5वां वित्त आयोग। 5वें वित्त आयोग के समय से ही विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे की चर्चा चली थी। आज ये विवाद का विषय बन जाता है जब कोई राज्य इसकी मांग करता है। कब, 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर यह घटना हुई थी। तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। हाल ही में खबरों में रही रुद्रम सेकंड, रुद्रम सेकंड जो है हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। 37 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। रुद्रम सेकंड हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है।
कोच्चि केरल में आयोजित 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया, बात सही है। इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, ये भी सही है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन मैत्री स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा, यह भी सही है। करेक्ट आंसर क्या निकला? डी निकला। डी जो है इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर निकला। 38 का करेक्ट आंसर क्या है? डी। डी जो है 38 का क्या है? करेक्ट आंसर है। सारे इसमें शामिल हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था वाला देश है जहां विकास उच्च है, मुद्रास्फीति निम्न है। ये कौन कहता है? कौन? आर्थिक सर्वेक्षण कहता है 2023-24। अभी जस्ट 10 दिन पहले मुद्रास्फीति काफी बढ़ चुकी है, लेकिन उस टाइम पर कहा गया कि ये मुद्रास्फीति जो है इसकी निम्न है और एक उच्च विकास वाला दर है, लगभग 7% का विकास दर इसका चल रहा है। ठीक है, 39 का। और केंद्रीय बजट 2024-25 में विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटा के 35% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 35%। किसका? विदेशी कंपनियों के लिए। कौन सा टैक्स? कॉर्पोरेट टैक्स। तो करेक्ट आंसर 40 का क्या निकला? 35%। करेक्ट आंसर निकला इसका क्या? बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बस ये जीएस का क्वेश्चन यहीं तक था। अब आपको मैथ्स का डिस्कशन जो है मैथ्स के सर करवाएंगे। 2 मिनट का आपको वेट करना है। थैंक यू। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। चलिए मैथ्स की पहला प्रश्न देखेंगे। बोला गया दो संख्याओं के बीच का अंतर 1365 है। जब बड़ी संख्या एक छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 आता है और शेषफल 15 बचता है, तो छोटी संख्या क्या होगा? एक बात बताओगे, छोटी संख्या अगर a मानते हैं, क्या मानते हैं? छोटी संख्या अगर a मानते हैं, एक संख्या a मानते हैं छोटी अगर a मानते हैं तो बड़ी संख्या क्या होगा? तो सर जी बड़ी संख्या क्या होगा? तो b मान लो। तो बड़ी संख्या b जो होगा वो क्या होगा? तो ये दोनों के बीच में अंतर 1365 का होना चाहिए। तो सर जी a प्लस में 1365, दूसरी संख्या जो होगा वो a प्लस में 1365, ये दोनों का अंतर लोगे तो आ जाएगा 1365 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बात याद रखोगे कि आप जानते हैं कि भाज्य बराबर में होता है, भाज्य बराबर में होता है भाजक गुना में भागफल प्लस में शेष होता है, शेष होता है। छोटी संख्या आपका a है, बोला गया a से जब b में बड़ी संख्या में भाग दोगे तो भागफल 6 आता है और नीचे में ही शेषफल होता है, r होता है, यही होता है रिमाइंडर होता है जो कि 15 बचता है। मेरे प्यारे मित्र यही होता है भाज। ये क्या होता है? भाज। ये होता है भाजक और ये होता है क्या? भागफल, और ये होता है शेष। तो आप बताओगे ये दोनों गुना करोगे तो b बराबर में भाज बराबर में भाजक, भाजक a है गुना भागफल, तो 6a प्लस में शेष, शेष कितना? 15, और b की मान आपका दिया गया क्या? a प्लस में 1365 बराबर में 6a प्लस में 15। ये इधर करोगे तो ये 5a हो जाएगा और ये इधर घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा? 0, ये 5, 1350। ये कटेगा इसको तो काटोगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 7 5 35, 0। तो a की मान जो छोटी संख्या पूछा है वो कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। छोटी संख्या की मान आ गया 270 आ गया। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखेंगे। बोला गया 3 आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है। तीनों का क्षेत्रफल, पहला भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो 105 है, ठीक है, रेक्टेंगुलर है, और बोला गया दूसरा का 147 है और तीसरा का जो है 231 है। बोला गया प्रत्येक भूखंड में समान क्षेत्रफल, जैसे समान बोला और अधिकतम बोला तो समझ जाओ एचसीएफ निकालना है। बोला गया है कि समान क्षेत्रफल तथा अधिकतम आकार की आयताकार क्यारियां है, क्यारियां इसमें लगा हुआ है, ठीक है। अब बोला गया है कि जिसमें से कि प्रत्येक की लंबाई 7 मीटर है तो प्रत्येक की चौड़ाई क्या होगा? तो सबसे पहले समान क्षेत्रफल और अधिकतम आकार का क्षेत्रफल। तो अधिकतम आकार जैसे बोला जाएगा तो इसकी एचसीएफ लो, तो इसमें से सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? 21, ये 5 हो जाएगा, ये 7 होगा और ये कितना हो जाएगा? तो सर जी 231 है, ठीक है, एक 11 हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे कि यही एरिया होगा, यही क्यारियां का एरिया होगा।
तो एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और यह है 21 और लंबाई आपका दिया गया 7, तो चौड़ाई क्या होगा सर, इसको 7 से काटेंगे 3 हो जाएगा, तो चौड़ाई हमारा 3 मीटर का हो जाएगा। यही एरिया हो जाएगा। यहाँ पे सबसे अधिकतम एरिया यही 21, 21, 21 सब में होगा, क्योंकि समान आकार का क्षेत्रफल अधिकतम बोला, अधिक से अधिक 21 ही कॉमन होगा ये सब में से, क्योंकि सभी में समान होगा। ठीक है, आ जाइए, ये बताओगे इसको क्या कर सकते हो, तो सर इसको लिख सकते हैं x पे पावर जो है क्या है, x रूट x है। मेरे प्यारे बच्चों ये डबल x है, तो x गुना ये रूट का मतलब होता है x के पावर 1/2। ठीक है, और बाहर में क्या है, इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है, बाहर में क्या है x है। आप जानते हैं अगर गुना में पावर बेस समान रहे तो पावर जुड़ जाता है, m प्लस n होता है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या होगा, x के पावर 1 प्लस में 1/2 और बाहर में क्या है x है, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, क्या होगा 2 और 1 3, तो हो जाएगा x के पावर 3x बटा में 2। नीचे में दोनों बेस अगर समान रहता तो पावर इक्वल हो जाता है, x रूट x बराबर में 3x बटा में 2, पावर इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बेस अगर हमारा बेस अगर समान रहे और बराबर में रहे तो पावर क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ये बताओगे x से x कट गया तो रूट x की मान हो जाएगा 3/2, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x की मान 9/4 हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा। चलिए आ रहा है समझ में। ये बताओगे, बोला गया एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वह जितनी पत्तियां एक में पेड़ की संख्या हो। बोला गया है कि देखोगे वह इस तरह लगाना चाहता है कि वहां उतनी ही पत्तियां हो जितनी कि एक पत्तियां में पेड़ों की संख्या हो। मान लो कि एक पत्ती में 5 पेड़ लगाए तो 5 पत्ती होना चाहिए, एक पत्ती में 5 पेड़ है तो इस तरह करके कितना पेड़ पत्ती होना चाहिए, 5 होना चाहिए, मतलब 5 गुना 5 टोटल पेड़ की संख्या 25, मतलब सीधा सीधा ये वर्ग की बात बोला गया है। तो बोला गया एक पत्ती में पेड़ों की संख्या कितना है, तो मान लो 5 अगर पेड़ है एक पत्ती में तो 5 पत्ती लगेगा, तो 25 होगा, मतलब स्क्वायर में ये दिया गया है। ये अगर वर्ग, अगर ए पत्ती है तो प्रत्येक अगर एक पत्ती में ए पेड़ लगाया है तो कितना पत्ती होना चाहिए, ए, और ये है कितना टोटल 17,956, तो ए स्क्वायर की मान ये हुआ, तो ए की मान हो जाएगा रूट अंडर में 17,956, और ये किसका वर्गमूल होता है, 134 का होता है। तो पेड़ों की संख्या 134 होगा और क्यारियों की संख्या भी 100, मतलब जो है पत्तियों की भी संख्या 134 होगा। पेड़ की संख्या 134। देखोगे ये ए, अगर इसको ए मानोगे और इसको बी मानोगे तो ये कितने बार, ये एक ही टर्म कितना बार लिखा गया, 3 बार, तो ऊपर में हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, और नीचे में ये 2 बार लिखा गया था ए स्क्वायर, और ये क्या है ए प्लस बी हो गया, और ये क्या है तो बी स्क्वायर हो गया। आप जानते हैं ये डायरेक्ट फार्मूला का प्रयोग किया गया, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर होता है, और नीचे में भी ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर है। बच्चे ये दोनों कट जाएगा तो क्या होगा ए माइनस बी आंसर, और ए का मान 5.71 माइनस में बी की मान 2.79, इसको घटाओगे तो ये 2 हो जाएगा और 6 में से 7 जाएगा तो आपका कितना होगा, तो 6 मतलब 16 में से 7 जाएगा तो 9 होगा, और ये 2 होगा, 2.29 होगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पे था। बोला गया है दूध तथा पानी का 20 किलोग्राम में 15% पानी है और इसमें 5 लीटर पानी डाला जाता है, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। अगर 20 लीटर मिश्रण है तो अगर पानी 15% है तो 85% क्या होगा, तो दूध होगा, 85% क्या होगा, मिल्क होगा। तो मिल्क बताओ कितना होगा, 20×500 और ये 17 होगा, तो 17 लीटर हमारा क्या हो गया, मिल्क हो गया, दूध हो गया। क्या हो गया, तो दूध हो गया। मेरे प्यारे बच्चे 5 लीटर पानी डाल दिए हो तो अब मिश्रण की क्वांटिटी हो जाएगा 25 लीटर। बोला अभी दूध की प्रतिशत कितना होगा, तो दूध तो हमारा 17 लीटर ही रहेगा, दूध 17 लीटर हो गया, लेकिन मिश्रण 5 लीटर पानी डालने के कारण ये 25 लीटर हो गया। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, 25 चौके 100,
17 चौका 68% जो है अब दूध हो जाएगा। प्रतिशत केवल बढ़ता घटता, लेकिन क्वांटिटी सेम ही रहता है। क्वांटिटी क्या रहेगा? क्वांटिटी सेम ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगा 40 विद्यार्थी है, लड़की और लड़का का अनुपात दिया गया है, ये नंबर दिया गया है। नंबर दिया गया है कि बॉयज और गर्ल्स, बॉयज अगर 2 होगा तो लड़की 3 होगा। बोला गया लड़कों का औसत एवरेज दिया गया है, एवरेज कितना है? 60 है, और लड़कियों का कितना है? 70 है। ठीक है। बोला गया पूरी कक्षा का औसत क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, 2 लड़का, 1 लड़का, एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक, तो प्रत्येक लड़का का औसत 60 है, यहाँ पे 2 लड़का है, इस 40 का यूज नहीं करेंगे। तो बताओगे तो टोटल अंक कितना आ जाएगा? तो 6 दूनी 12, टोटल यहाँ से लड़का का औसत आ जाएगा 120 अंक। लड़की 3 है और प्रत्येक लड़की 70 अंक प्राप्त करती है, 70 औसत है, तो 7 या 21, टोटल जो है 210 अंक प्राप्त किया है। लड़की लड़का दोनों मिला दोगे तो टोटल 5 हो जाएगा। औसत होता है योगफल बटा संख्या, टोटल योगफल जोड़ दिए और कितना संख्या है तो 5 हुआ। 40 है, लेकिन आप नंबर का रेशियो ले सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा? 0, 3 और 3 बटा 5, ये 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, काटोगे तो 66 आ जाएगा। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए बोला गया आर्यन, आर्यन एक कार्य को पूरा करने में विपिन से दुगना समय लेता है। तो ये समय की बात हुआ, विपिन अगर 1 लेता है तो आर्यन 2 लेता है। ठीक है। तो समय का उल्टा रेशियो क्या होता है? इफिशियंसी होता है, क्षमता होता है, 1:2 हो जाएगा। क्षमता मतलब एक दिन में आर्यन 1 काम करेगा तो विपिन एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, ये हो गया। लेकिन बोला जाता है दोनों मिलके, तो दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करता है, लेकिन 2 दिनों तक काम चला है, तो टोटल वर्क यहां से आ जाएगा 3 दूनी 6 काम। तो 6 काम हुआ। बोला विपिन से, अगर विपिन से इस काम को करवाओगे, बी से विपिन से करवाओगे 6 काम, तब विपिन एक दिन में 2 काम करता है, तो 6 काम करने में से कितना दिन लगेगा? 3 दिन लगेगा। 3 दिन लगेगा। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब यहीं पे आपका क्लास समाप्त होता है मैथ्स का। ठीक है बउआ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।